बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मैग्नेटिक मोमेंट की। थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्ट किया था लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की और आप लोगों को पूरा इसमें क्लियर करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है n+2। इसको n+2 से निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मान लीजिए कि आपके पास Fe है और इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। (3d6) तो अब आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑर्बिट सबसेल है जो इनकम्प्लीट है। तो देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, P में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो P में और S में यहाँ पर देखिए सब में 2 या 6 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन D में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं है। यहाँ पर कितना है? 6 है। तो आपने इसको ऐसे बना लिया 3d6 को। ओम्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो किया आपने। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो आपने n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मैंने लिखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √4 4 + 2 और ये कितना आ गया? √24। तो √24 आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी स्पीसीज का, एलिमेंट का या आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Fe3+। क्या है? Fe3+। तो Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप करेंगे। Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप करेंगे, लेकिन अभी मैंने Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाई थी, जिसमें लास्ट में लिखा था 4s2 3d6। 4s2 3d6। अब 3+ का मतलब है कि इसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप एक बात बताइए कि अगर आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो आप कहाँ से निकालेंगे? या आप ये कहिए कि मान लीजिए कि आप किसी के घर पे पत्थर मारे तो कहाँ लगेगा? तो कहाँ लगेगा का मतलब है कि जो भी आउटर लेयर होगी उस घर की वही लगेगा, चाहे वो उसकी खिड़की हो, चाहे उसका वो दरवाज़ा हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो रेलिंग हो। तो वैसे ही आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर से, आउटर सेल से। और आउटर सेल कौन सा है? तो अगर आप Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, Fe की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो आप बोलेंगे सर आउटर ये है। नहीं, ये आउटर नहीं है, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है। अबाव प्रिंसिपल, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है। ये सेल में इनर और आउटर का ऑर्डर नहीं है। आउटर का ऑर्डर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। जैसे जिसके सामने 1 लिखा है, यहाँ पे 1 1, वो फर्स्ट सेल है। जहाँ सेकंड लिखा है 2
वो सेकंड सेल है। जहाँ 3 लिखा है, 3 3 जगह लिखा है, देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सब थर्ड सेल है। और जहाँ पे 4 लिखा है वो फोर्थ सेल है। तो जाहिर सी बात है फोर्थ सेल सबसे बाहर होगा, फोर्थ सेल सबसे बाहर होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो 4s क्या कर देते हैं 0, कि भाई पहले तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दिया, 4s से निकाल दिया, मतलब यहाँ पे +3 है, आपको तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी आपने केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकाला 4s से। जब आप 4 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 सेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि 4 के दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए। लेकिन अभी भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि 3 प्लस चाहिए आपको। तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप थर्ड सेल में जाएंगे। तो जब आप थर्ड सेल में जाएंगे तो पहले आप थर्ड सेल में या किसी भी इनर सेल में जाएंगे आप, तो पहले आप F में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर F नहीं है तो D में से निकालेंगे, अगर D नहीं है तो P में से निकालेंगे, और P नहीं है तो फिर S में से निकालेंगे। समझ पा रहे हैं? पहले आप F में से निकालेंगे, F नहीं है तो D में से निकालेंगे, D नहीं है तो P में से निकालेंगे, और P नहीं है तब आप S में से निकालेंगे। तो अब हमारा थर्ड सेल ये है, थर्ड सेल है, और हमने इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब हमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब हम 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? D से। तो D से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3d5। तो आप चाहें तो यहाँ पे 4s0 जो लिखा है ये नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब आप इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे 3d5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें करके दिखा दी आपको कि भाई 4s0 भी लिख सकते हैं, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं तो आप उसको हटा सकते हैं और सीधे 3d5 लिख सकते हैं। तो जब आप सीधे 3d5 लिख देंगे या 4s0 3d5 भी लिख देंगे, तो आप ये देखेंगे कि कहाँ पर D सबसेल जो है, जैसे ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड का चांस है। तो अनपेयर्ड का चांस है, तो आपने ऐसे 5 d ऑर्बिटल बना दिया, और पांचों में हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जब सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? n की वैल्यू आ गई कितनी? 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी n से ही डिनोट कर रहे हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी n से ही डिनोट करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 5 है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आपने लिख दिया। तो अब अंडर रूट 5 + 2, तो कितना हो गया? √35। तो √35 इसका क्या आ गया? वैल्यू इसके मैग्नेटिक मोमेंट की। समझ में? अब जैसे मान लीजिए कि आपको और समझाए, किसी और एग्जाम्पल को ले लें, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ हमने ले लिया। तो कोबाल्ट 3+ ले लिया, तो सबसे पहले आप कोबाल्ट ले लीजिए। कोबाल्ट 3+ तो ठीक है, लेकिन पहले आपको कोबाल्ट लेना होगा। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। ठीक है। अब 3d7 है और आपको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी आपको किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो उस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले उस न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। और न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर ये विचार करिए कि अब मैं जो भी आयन के ऊपर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूं। तो जैसे 4s, सबसे पहले तो बाहर के सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है।
तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें बचेगा कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे 3D कितना है 6 है। ठीक है, तो 3D 6 हो गया। तो अब 3D 6 का ऑर्बिटल में भर देते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया कितना 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। कुछ बच्चे इसको U बोल देते हैं, मैं बोलता हूँ 4, तो वो बोलते हैं कि सर ये U क्या लिखा है, तो लो 4। ठीक है, तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू इज इक्वल टू √4 4 + 2 क्या आ जाएगा √24। समझ पाए आप? तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बड़ा आसान है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जब एलिमेंट का देगा तब तो आप इसमें, जैसे ये D7 था, तो आप D7 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका पूछेगा तो। लेकिन अगर किसी आयन का पूछता है तो फिर आयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। और आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए पहले आपको न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा अकॉर्डिंग टू चार्ज, तब आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। आयन की डायरेक्ट आप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर 27 है, और जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24 हो गए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो, वही इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। नहीं, गलत है वो, कभी ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, उसके बाद फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर जो बचता है वो आयन के लिए लिख देना है। समझ गए? तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाएंगे, अदरवाइज मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप करिए। Ni2+ का मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। किसका? Ni2+ का। तो Ni2+ का मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो Ni2+ का आपको मैं बता दूं या आप लोग होमवर्क में देंगे? आप लोग मुझे भेजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, रेडियल मतलब नोड एंड नोडल प्लेन की। एक टर्म आता है नोड एंड नोडल प्लेन। हमने शायद पहले भी इस पे बात करी थी। नोड एंड नोडल प्लेन, नोड एंड नोडल प्लेन क्या है? द रीजन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, the region or space where probability of finding electron is 0 called node or nodal plane। हम लिख दे या सुनाई दे गया होगा आप लोगों को? the region or space where probability of finding electron is 0 called node or नोडल प्लेन। अब देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालना, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू होता है एल। एल क्या है? एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ नोडल प्लेन एल, और एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर आप नंबर ऑफ नोडल प्लेन ले ले, ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन, तो ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन SP
डी एफ जी मान लो ऐसे है, ठीक है, और आपने बोला कि नोडल प्लेन कितना है, तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन, ये याद रखिएगा कि किस ऑर्बिटल के लिए क्या नोडल प्लेन होता है। अगर आपको नोडल प्लेन पता है तो समझ लीजिए कि आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। अगर आपको इसके एस की वैल्यू पता है, सॉरी एल के वैल्यू पता है तो आप बड़े आराम से इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोड की। नोड कितने तरह के होते हैं और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, इन सब की बात करते हैं। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ नोड। टाइप्स ऑफ नोड, तो टाइप्स ऑफ नोड में सबसे पहले बात करेंगे रेडियल नोड की। रेडियल नोड की, रेडियल नोड को हम शॉर्ट में आर एन बोलते रहे हैं, मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सल सिंबल नहीं है, हमने केवल आर एन शॉर्ट में लिख दिया है ताकि हमको अगर क्वेश्चन करना हो तो हम आर एन लिख कर लें, ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेगा नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, जैसे स्फीयर है, इसके चारों तरफ ऐसे कुछ नोड है। मीनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे। अब जैसे मैं बताऊँ आपको, एक बॉल है, कैनवस की बॉल है, कैनवस की बॉल के ऊपर फुटबॉल है और कैनवस की बॉल फुटबॉल के अंदर लटकी हुई है। अब कैनवस की बॉल और फुटबॉल की पेरिफेरी के बीच का जो खाली स्पेस है वो रेडियल नोड है। कैनवस की बॉल और फुटबॉल के पेरिफेरी के बीच का जो खाली स्पेस है, ये फुटबॉल है, ये कैनवस की बॉल है। अब ये इन दोनों के बीच में जो ये जगह है, ये वाली, ये पूरी क्या है, रेडियल नोड हो गई। तो रेडियल नोड क्या है, इसमें रेडियल नोड में लिख लेंगे कि क्या है ये, नोड विच आर स्फेरिकल इन शेप, नोड विच आर स्फेरिकल इन शेप। अच्छा, एन रेडियल नोड का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो कि रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1। अब ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। दोनों क्वांटम नंबर को आप जानते हैं। मैंने n इसलिए लिखा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग तो इसकी n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए मैंने लिख दिया कि इस फॉर्मूले में n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 2p है या 3d है या 7s है, ठीक है, 2p है या 3d है या 7s है। तो यहां पर Rn 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। इसके लिए L की वैल्यू 1 होती है और N की वैल्यू 2 है, और ये 1 तो यहां से आ रहा है, ये वाला 1 फॉर्मूले के अंदर है। अच्छा, यहां पर देखिए 3 माइनस 2 माइनस 1, ये भी क्या आ गया, 0। ऐसा नहीं कि सबका 0 आता है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। अब जैसे 7 माइनस 0 माइनस 1, ये कितना आ गया, 6। तो ऐसे रेडियल नोड अलग अलग आपका आएगा, रेडियल नोड अलग अलग आपका आएगा, वैल्यू आएगी। कैसे आएगी ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको निकालना है। फिर इस किस तरीके से निकालना है ये तो ठीक है, अब इसका काम क्या है वो अभी हम बात करेंगे, सारी तरह की नोड की बात करके। तो ये समझ गए। दूसरा है एंगुलर नोड।
दूसरा क्या है, एंगुलर नोड को एन से डिनोट कर देते हैं, एंगुलर नोड, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे नोड विच आर अलोंग एनी पर्टिकुलर लाइन, नोड विच आर अलोंग एनी पर्टिकुलर लाइन और प्लेन, नोड विच आर अलोंग any particular line or plane called angular node। अब देखिए एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर नोड इज इक्वल टू होता है एल। अच्छा, नोडल प्लेन भी एल ही था, नोडल प्लेन भी क्या था, एल था, और एंगुलर नोड भी क्या है, एल है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है, या अब एल तो आप जान ही रहे हैं कि एंगुलर नोड किसी का भी निकालना हो, तो जैसे मान लीजिए कि आपको 3s का निकालना है, 4s का निकालना है, तो इसमें चाहे 3s का निकालना हो चाहे 4s का निकालना हो, 3 एंड 4 से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब केवल किससे, s से। s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी एंगुलर नोड क्या होगा, 0, यहाँ पर भी एंगुलर नोड क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, तीसरा है टोटल नोड। टोटल नोड क्या होता है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। टोटल नोड क्या होता है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या है, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, एंगुलर नोड क्या हो गया, l। अब l से l क्या हो गया, कैंसिल, तो जो टोटल नोड होगा वो क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। टोटल नोड क्या हो जाएगा, n माइनस 1, समझ पा रहे हैं। तो टोटल नोड किसी का निकालना हो, अगर मान लीजिए कि जैसे आपको निकालना है 6D का, तो टोटल नोड अब 6D का, अब आप देखिए 6D का रेडियल नोड, 6D का एंगुलर नोड, 6D का टोटल नोड, तीन चीजें निकालेंगे हम लोग। रेडियल नोड कैसे निकालेंगे आप, n माइनस एल माइनस 1, n कितना है 6 है, l कितना है 2 है, तो 6 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2, क्योंकि l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अच्छा, टोटल नोड कितना हो जाएगा, तो टोटल नोड होगा कितना, n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो आप टोटल नोड ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। समझ गए, चलिए मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। चलिए, जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक मैंने बनाया ऐसे, इसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है।
ध्यान से समझिए पहले। देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया और मैंने यहाँ पर डॉट 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 ऐसे बना दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा सा कम समझ में आने का चांस, थोड़ा सा कम समझ में आने का चांस, लेकिन शायद अंत तक जाते जाते आप बिल्कुल ही बेहतरीन समझदार इंसान बन जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद भी है। और बाकी जैसा आपका मेहनत, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जगह खाली है, ठीक है, लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए। सबसे पहले इसको बनाया जाए। ठीक लग रहा है? ठीक तो लगेगा ही, ठीक बनाई है तो लगेगा ही आपको। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये है 1s, रेडियल नोड कितना, पर रेडियल नोड स्फेरिकल नोड होता है, तो अब ये स्फीयर 1s तो क्या है, स्फेरिकल है, तो मतलब s क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो अब वह देखिए 1 माइनस 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, मतलब इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है। ये है 2s, ये कौन है, 2s है। और अगर रेडियल नोड की बात करें तो ये क्या है, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया, 1। तो ये क्या है इसका, ये है रेडियल नोड। ये खाली जगह जो बीच में देख रहे हैं आप, ये क्या है, रेडियल नोड है। अब इसमें देखिए आपको 2 रेडियल नोड दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ये रेडियल नोड दिख रहा है, ये 3s है, 2 रेडियल नोड दिख रहा है। तो आइए जरा रेडियल नोड 2 दिख रहा है तो क्लियर भी कर लेते हैं कि 2 है कि नहीं। 3 माइनस 0 माइनस 1 क्या आ गया, 2 रेडियल नोड है। तो रेडियल नोड 1s में नहीं है, 2s में एक रेडियल नोड है, 3s में 2 रेडियल नोड है। तो रेडियल नोड मैंने आपको बना के दिखाया कि कैसे क्लियर होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इस स्फेरिकल था तो हमने बना लिया। अब क्या है कि 2p या 3p या 4p, मतलब p में थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने s को बना के आपको समझा दिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको s के लिए बना के दिखाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ी कुछ और बात करते हैं। अब आप लिखेंगे कि ईच p ऑर्बिटल हैज 1 नोडल प्लेन। Each p orbital has 1 nodal plane। एक p ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन होता है, एक। Each p orbital has 1 नोडल प्लेन, एक p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। तो अब कैसे होता है भैया एक नोडल प्लेन, जरा समझाया जाए। तो आइए देखें, ये है हमारा
एक्स वाई और इसको हमने बोल दिया पी एक्स। पी एक्स का मतलब है कि इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लोब्स हैं और जिस डायरेक्शन में लोब है उस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है और ये मैक्सिमम है। तो किस डायरेक्शन में एक्स अगर हम बात करें तो किस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके लिए पी एक्स के लिए, तो जेड में नहीं है और वाई में नहीं है। तो दो एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनाया जा सकता है। दो एक्सिस को मिला के क्या बनाएंगे? एक प्लेन। तो यहाँ दो एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनाया तो हमने बोला कि वाई जेड प्लेन इज नोडल प्लेन। एनपी का मतलब नोडल प्लेन। वाई जेड प्लेन क्या है? नोडल प्लेन है। समझ गए? आइए एक और लेते हैं। अब ये y है, ये x है, ये z है, तो हमने ये z एक्सिस पर y एक्सिस पर लोब बना दिया। y एक्सिस पर लोब बनाने का मतलब है कि y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर मैक्सिमम पी वाई में, जिसमें पी वाई में y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। तो y पे मैक्सिमम है तो एक्स जेड क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन इज नोडल प्लेन फॉर पी वाई। यहाँ पे लिख दे फॉर पी एक्स है भाई, सबके लिए अलग अलग हो गए। अब अगर हम बात करें कि पी हमारा ले ले, हम जेड ले लें, हैं जेड ले लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बोल तो पाएंगे नहीं वाई जेड एक्स। आप लोग अगर जिस दिन बोल दिए कैमरे में से उस दिन मैं बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि कैमरे में से तो कोई बोल नहीं सकता। और अगर मान लो अचानक आपने बोल दिया कि सर समझ में नहीं आया, तो उस दिन मैं बेहोश हो जाऊंगा कि अरे आवाज़ कहाँ से आई। तो बेटा ऐसा कभी करना मत, या ऐसा हो गया ना मेरे साथ तो समझ लो कि एक आदमी तो गया, और वो भी कौन? गरीब ब्राह्मण। वैसे ब्राह्मणों को लोग गरीब नहीं मानते आजकल। पहले क्या था ना कि पहले हमारे जो पूर्वज लोग रहते थे वो लोग बच्चों को पढ़ाते उड़ाते थे और सभी से जाके भिक्षा मांग लेते थे कि भैया जो भी रूखा सूखा हो हमको दे दो। अब क्या हो गया कि लोग वो हो गया ना भाई, शिक्षा तो व्यापार हो गया ना। तो व्यापार हो गया तो उसमें अब लोग पैसा अब भी भिक्षा मांगते नहीं। अब कहते हैं कि जो है ऐसा भैया इतना दोगे तो पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे। तो आजकल ये चल रहा है। तो ये देखो ये पी जेड हो गया, पी जेड। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टेढ़ा है, पोलियो तो नहीं हो गया इसको? नहीं पोलियो नहीं हुआ, मेरे बनाने में दिक्कत हो गया है। तो अब इसमें कौन सा एक्स वाई क्या है? एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन फॉर पी जेड। तो आपने देखा हर ऑर्बिटल के लिए पी एक्स के लिए एक नोडल प्लेन है, पी वाई के लिए एक नोडल प्लेन है, पी जेड के लिए एक नोडल प्लेन है। हमने क्या लिखा है? ईच पी ऑर्बिटल हैज वन नोडल प्लेन। यही ना लिखा है भाई कि ईच पी ऑर्बिटल हैज वन नोडल प्लेन। तो इसका मतलब है कि हर पी ऑर्बिटल, चाहे वो पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, सबके लिए एक नोडल प्लेन होगा। क्योंकि हमने बोला नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, और पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। तो चाहे कोई भी ऑर्बिटल उठा लो, नोडल प्लेन तो एक ही होगा। अब आते हैं डी पर। अब हम बोले ईच डी ऑर्बिटल। अब डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो हम बोलेंगे कि ईच डी ऑर्बिटल है जो 2 नोडल प्लेन। हर डी ऑर्बिटल के पास कितना नोडल प्लेन है? 2 है। इसको मिटा दिया बेटा। इसको बना जरूर लीजिएगा, जब मैंने बना के रखा हुआ है तो आप इसको बना लेंगे। इसको आप बना लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा ये रहेगा बेटा
कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो क्या होगा कि आप अभी तो समझ जाएंगे, आगे भविष्य में जब जब इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जब क्वेश्चन करना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको पता चला कि आ नहीं रहा है, तो आप चटपटाएंगे कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। देखो बेटा, मैं जैसे पढ़ाता हूँ आपको, अगर आप वैसे सीक्वेंस में चलते रहे लगातार, तो 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपका केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आपने अपना चलाया, अपने मन का कुछ किया, तो मेरी गारंटी खत्म। जैसे कि कोई भी कार या बाइक आप शोरूम से लेकर आते हैं, तो शोरूम कहता है कि इस कार की इंजन की जो है हमने 5 साल की वारंटी है या गारंटी है, 5 साल की, 10 साल की, जैसा भी बोल देते हैं। तो उसकी मीनिंग ये होती है कि इस कार में अगर कुछ भी बिगड़ा है, इंजन में कुछ भी बिगड़ा है, तो आप हमको दिखाएंगे। अगर आपने एक बार भी इंजन खोल दिया, खुद खोल दिया या किसी मैकेनिक से खुलवा दिया, तो कंपनी की गारंटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल वैसी बात मेरे साथ भी है कि अगर आपने अपने मन का कर दिया, तो भैया डीएम सर की गारंटी खत्म, दीपक मिश्रा की गारंटी खत्म हो गई वहीं पर। तो आइए, ईच डी ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन। अब देखिए, डी ऑर्बिटल 2 टाइप के हैं। मैंने बात करी थी आप लोगों से कि डी ऑर्बिटल 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक बोला था हमने एक्सियल, और दूसरा क्या बोला था? नॉन एक्सियल। एक क्या बोला था? एक्सियल, और दूसरा क्या बोला था? नॉन एक्सियल। तो सबसे पहले, या एक्सियल नॉन एक्सियल की क्या जरूरत है, हम सब डी ऑर्बिटल को एक साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डी ऑर्बिटल वाई और एक्स, और इसको ले लेते हैं ऐसे, और इसको ले लेते हैं ऐसे। अब ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में है, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में है। ये है डी एक्स वाई, ये कौन है? डी एक्स वाई है। और एनपी कौन है इसका? नोडल प्लेन कौन है? नोडल प्लेन कौन है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बाहर है जेड, ये एक्स है, ये वाई है, और बाहर कौन है? जेड। बाहर कौन है? जेड है। या अंदर जेड मान सकते हैं या बाहर जेड मान सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूं ऐसे, 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 तो ऐसे का मतलब एक्स और जेड, एक्स एंड जेड, समझ गए? अगर मैं बोलूं इसको ऐसे, तो ये क्या हो गया? वाई एंड जेड। मैं अंगूठा देखिए बाहर की तरफ है, वाई एंड जेड। तो 2 प्लेन मिला आपको, एक एक्स जेड, इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक वाई जेड, इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नोडल प्लेन क्या हो गया? एक्स जेड एंड वाई जेड, ये दोनों क्या हो गए? नोडल प्लेन हो गए। और मैंने आपको बोला कि डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं? 2 होते हैं। देखिए 2 दिख रहा है आपको। अच्छा भाई, आगे लेते हैं और चलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिया क्या? ये ले लिया x ले लिया, ये ले लिया z ले लिया। आप बोलोगे सर जिसको आपने y माना था उसको आपने z मान लिया। देखिए भाई, एक्सिस तो अपने मानने पर होता है, चाहे जिधर मान लो है। तो ऐसा कुछ इस तरह के सवाल जब आप उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एक्सिस मानने वाला जो क्लास था वो मिस हो गया है। कुछ क्लासें आपने छोड़ी है, 9th की, 10th की, या जो भी 8th की, जब भी आपको पढ़ाया गया होगा। मुझे नहीं पता, मैं 8th 9th 10th तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। वो बेटी पढ़ती है मेरी, पर वो जान गई है कि पापा टाइम नहीं देने वाले, ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये बच्चों को टाइम नहीं देंगे। तो ये डी एक्स जेड है, डी एक्स जेड है, ठीक है। अब डी एक्स जेड है, तो डी एक्स और जेड के बीच में, तो अब देखो ये एक्स है, ये जेड है, तो इधर कौन होगा? वाई होगा। इधर कौन होगा? वाई होगा। तो अगर हम बात करें एनपी की, तो देखिए ये क्या हो गया? ये एक्स और ये जेड, मतलब बाहर वाई, एक्स वाई, और ये क्या हो गया? वाई जेड,
एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड। तो हमारा एक्स वाई एंड वाई जेड ये दोनों क्या हो गए, नोडल प्लेन हो गए। अच्छा इसमें भी वाई जेड है, हाँ ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके लिए अलग, ठीक है। अच्छा हम तो सबके लिए अलग अलग निकालेंगे, भले ही किसी से मैच कर जाए। अब हमारा डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड हो गया, वाई जेड करना है अब हमको, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। डी वाई जेड अब हमको लाना है। तो इसका मतलब है कि ये जो बाहर वाला एक्सिस है जिसको अभी तक हम बता रहे थे बाहर वाला, वो कौन हो गया, एक्स हो गया, बाहर वाला एक्स हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन है और किस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर आप देखें कि ये वाली जो प्लेन है वाई जेड, इस पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस वाली प्लेन एक्स जेड पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इस वाली प्लेन एक्स वाई पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस वाली प्लेन एक्स जेड, बाहर की तरफ एक्स है, देखो एक्स जेड पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर एक्स वाई पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारा ये हो गया डी वाई जेड, और नोडल प्लेन कौन हो गया, तो नोडल प्लेन हो गया डी, अच्छा ये सॉरी डी कहाँ से आ गया, प्लेन लिखना, तो ये कौन है एक्स जेड, ये कौन है एक्स वाई। एक्स वाई एंड एक्स जेड क्या है, नोडल प्लेन है। तो ये मैंने बताया आपको 3 एक्सिस पर अभी तक, मतलब 3 डी ऑर्बिटल के बारे में बात करी है। अब चौथा और पांचवा डी ऑर्बिटल, चौथा क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पांचवा क्या है डी जेड स्क्वायर। तो इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ यही इसी को मिटा के कर ले बच्चों, तो इसी को मिटा के कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, और मैं भी बड़ा झुकता हूँ तो मुझे झुकना पसंद नहीं है। तो ऐसे ये हो गया x और ये हो गया y, और ये हो गया हमारा, आप जानते हैं कि जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्सिस के ऊपर बनाते हैं, और ये सब जो अभी तक थे वो बिटवीन द एक्सिस थे। तो इसको हमने बना दिया ऐसे करके, हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद ये हो गया कौन, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पर तो इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है ये वाला देखिए, और इस पर भी इलेक्ट्रॉन है ये वाला, मतलब नोडल प्लेन, तो फिर तो क्या नोडल प्लेन ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे। देखिए 45 डिग्री का एंगल बना दो। अब देखो ये वाला जो प्लेन है, मतलब ये बाहर z और 45 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस और x एक्सिस, ये क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। और ये वाला भी क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। ये और ये दोनों क्या है, नोडल प्लेन है। तो यहां पे जब हम नोडल प्लेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू प्लेन मेकिंग 45 डिग्री एंगल, टू प्लेन मेकिंग नीचे लिख देते हैं ना, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस x और y एक्सिस लिख सकते हैं, x और y एक्सिस, टू प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम x और y एक्सिस आर नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोडल प्लेन कहाँ पर है। अच्छा, अब एक और आता है हमारा पांचवा जो है वो कौन है, डी, हमारा डी कौन सा, डी
वो है हमारा dz²। उसको भी बना लेते हैं। ये हमने बना दिया z, और ये हो गया हमारा z एक्सिस पर ऐसे, और ये हो गया ऐसे। इसको बोलते हैं हम सर्कुलर लूप। ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया। तो ये सर्कुलर लूप तो हमारा एक्स वाई प्लेन में होता है, और जो इसके लोब होते हैं वो जेड में होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये एक्स मान लेते हैं, ये डी, ये ऐसे ही लिख देते हैं, dz² है। ठीक है, ये क्या है, dz²। इसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता। it has no any nodal plane, but it has two nodal कोन। दो नोडल कोन होते, कोन कुप्पी, कोन वो जो जिससे मिट्टी तेल वेल डालते हैं ना, कोन। अरे यार वो चना वना झालमुड़ी बना के देते ना, कोन, वैसे ही कोन। क्या बताए, कैसे कैसे समझाए तुम लोग को। ये कोन बनाने के लिए हमने ऐसे लाइन खींच दी, और ये भी हमने लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, अब हमारा जो कोन है वो ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या है, नोडल कोन है। ये भी हमारा क्या है, नोडल कोन है। ये दोनों ही क्या है, नोडल कोन है। तो दो नोडल कोन होते हैं, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसको जरा उतार लीजिए आप लोग। लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन की। आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए, क्यों, बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, कई लेक्चर हो गए इसमें। ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है, इसको भी लिख देते हैं, साई है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये एक एक करके पॉइंट लिख लिया जाए। सबसे पहले ये बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस।
तीसरा क्या बताता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए जो फोर्स की बात करते हैं, जो साई आर है, आर मतलब रेडियल वेव फंक्शन, ये साई दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, थीटा फाई, थीटा एंड फाई दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि अबव लेवल चला जाए आप लोगों के, लेकिन समझते जाइए, काम आएगा। तो ये क्या है कि साई इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, psi is the product of two function. Psi is the product of two function out of which first denote radial part of wave function. भाई ब्लैक का इंक खत्म हो गया है, यहाँ से जाएंगे इंक लेने के लिए, इससे अच्छा है कि ब्लू से लिख दें। आउट ऑफ विच फर्स्ट डिनोट रेडियल वेव फंक्शन, आउट ऑफ विच फर्स्ट डिनोट रेडियल वेव फंक्शन and second denote angular part of wave function. Angular part of wave function. इतना लिखिए आप लोग। देखिए रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, दो चीजें मैंने यहां पे बताई आपको, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन, लिखिएगा, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन n एंड l, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन l एंड m, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दो बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ग्राफ पे पूछा जाता है, ये ग्राफ पे कैसे पूछा जाता है ये भी बात कर लेते हैं। चलिए, साई वर्सेस आर ग्राफ। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि साई वर्सेस आर ग्राफ हो चाहे साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ हो, साई वर्सेस आर ग्राफ हो चाहे साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ हो, एस के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए या एस जैसे 1s 2s 3s, इसके लिए जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा, लेकिन P के लिए, D के लिए, F के लिए, इन सब के लिए जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। मतलब ओरिजिन जानते हैं ना आप लोग, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो पहले साई वर्सेस आर की बात कर लेते, फिर साई स्क्वायर वर्सेस आर की बात कर लेते। तो जैसे देखिए हमारे पास मान लीजिए कि ये पहला 1s के लिए हमको ग्राफ बनाना है, और ये साई है
और ये r है। r क्या है? रेडियस है। तो आप क्या करेंगे कि हर ग्राफ के लिए आपको जो भी ऑर्बिटल, जो भी दिया गया है ऑर्बिटल, उसके लिए आप रेडियल नोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियल नोड। हमेशा सबके लिए रेडियल नोड निकालेंगे। रेडियस के लिए बात हो रही है, रेडियल नोड निकालेंगे। रेडियल नोड कितना है? 1 माइनस 0 माइनस 1, कितना आ गया? 0। अच्छा, 0 का मतलब है कि इस लाइन को एक भी बार ग्राफ टच नहीं करेगा। इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि s के लिए तो मैंने बोला इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा, और ग्राफ कभी भी r को टच नहीं करेगा। अब जैसे 2s है, अब यहां r रेडियल नोड जो होगा वो क्या होगा? 2 माइनस 0 माइनस 1, क्या आ गया? 1। इसका मतलब है कि एक बार ये ग्राफ इस लाइन को टच करेगा। एक बार टच करेगा पर दोबारा नहीं टच करेगा, दोबारा इसके पैरेलल चला जाएगा। ग्राफ में जो ऊपर होता है उसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, जो नीचे होता है उसको नेगेटिव से दिखाते हैं। यहां पर ये पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 3s है, है साई वर्सेस आर ग्राफ। तो रेडियल नोड इसके लिए क्या होगा? तो रेडियल नोड इसके लिए होगा, रेडियल नोड इज इक्वल टू 3 माइनस 0 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 2। मतलब ये जो ग्राफ है ये 2 बार इस लाइन को काटेगा। जैसे यहाँ पर एक बार काटा है, इसमें 2 बार काटेगा। एक बार ऐसे आएगा, ऐसे काट देगा, फिर ऐसे काट देगा, फिर ऐसे चला जाएगा पैरेलल। जो ऊपर वो प्लस, जो नीचे वो माइनस। समझ पाए? कितनी बार काटा? 2 बार। अब ऐसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि 2p के लिए निकालिए। कैसा? 2p के लिए निकाल के बताइए। तो 2p के लिए साई वर्सेस आर ग्राफ। 2p के लिए रेडियल नोड की वैल्यू निकालेंगे। रेडियल नोड कितना आएगा? रेडियल नोड आएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, कितना आ गया? 0। कहने का मतलब है कि इस लाइन को टच नहीं करेगा। लेकिन ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? p के लिए, d के लिए, f के लिए? ओरिजिन से, यहां से। अब ये वाला जहां ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो इसको टच नहीं मानेंगे, मतलब इसको टच नहीं मानेंगे। ये तो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, आगे जाके कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? 0 है। समझ रहे? समझ पा रहे हैं ना? और बताएं, और बताएं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4p के लिए है, पांचवा, मतलब हम पांचवा नंबर इसलिए डालते हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए है ये। 4p के लिए तो रेडियल नोड कितना हो गया? 4 माइनस 1 माइनस 1, कितना हो गया? 2। इसका मतलब है कि ये साई वाला जो ग्राफ है, साई वर्सेस आर वाला, ये 2 बार काटेगा इसको, इस लाइन को 2 बार काटेगा। ओरिजिन के अलावा, यहाँ के अलावा 1 2 बार काट दिया। एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, प्लस माइनस प्लस। समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए कि 6d है। क्या है? 6d, छठा। तो 6d, अब साई वर्सेस आर का ग्राफ, और 6d के लिए आर एन की वैल्यू कितनी होगी? 6 माइनस 2 माइनस 1, कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब इस लाइन को ये 3 बार काटेगा। 1 2 3। अब देखिए 1 2 और 3 बार काटा है इसको।
समझ पा रहे हैं? ग्राफ बनाने का तरीका कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो ये साई वर्सेस आर ग्राफ था। अब बात करते हैं साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। इसमें भी क्या करेंगे आप कि एस के लिए सारे इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, सभी एस के लिए, चाहे 1s हो चाहे 7s हो, इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, लेकिन पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए सबके ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। एक बात और, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अब जो आर वाली लाइन के नीचे ग्राफ बनाते थे वो नीचे ना बना के उसको भी ऊपर ही बनाना होगा। चलिए समझाते कैसे, आइए देखिए। जैसे देखिए, सबसे पहले 1s के लिए बनाते हैं। रेडियल लोड कितना, 1 - 0 - 1 0, साई स्क्वायर आर, वही ग्राफ बना, ठीक है। दूसरा 2s के लिए बनाया आपने, रेडियल नोड कितना, 2 - 0 - 1 कितना आ गया, 1। एक बार काटेगा इसको, ये यहां से चला, यहां काट दिया, लेकिन अब नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में आपने देखा था कि नीचे चला जाता था, पर यहां पर नेगेटिव है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। समझ गए? अब जैसे तीसरा है, मान लीजिए 3s है, तो 3s के लिए क्या होगा, 3 - 0 - 1, रेडियल नोड की वैल्यू 2 आ गई। तो एक बार काटा, दोबारा काटा, ऐसे हो गया। ठीक है। अब ऐसे फोर्थ, मान लीजिए 2p के लिए, तो 2p के लिए आर एन की वैल्यू कितनी, 2 1 1 0। वही बना। जिसमें नोड नहीं है वो तो वैसे ही बनेगा जैसा कि वो था, साई वाला था, लेकिन जिसमें नोड है उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें नीचे वाला ना बना के सब ऊपर ही बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं, जैसे 4p ले लिया हमने, ठीक है, 4p ले लिया। तो 4p के लिए आर एन की वैल्यू कितनी, तो आर एन की वैल्यू 4 - 1 - 1 कितना आ गया, 2। और स्टार्ट ओरिजिन से होगा, और 2, तो देखो पहला कट ये पहला कट नहीं है ना, यहाँ तो स्टार्ट ही हो रहा, दूसरा कट, तीसरा ऐसे। लेकिन आपने पीछे उसमें देखा था, क्या था कि ये वाला पोर्शन नीचे था, ये ऐसे आके नीचे जाके ऐसे जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्क्वायर वाले में किसी के भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव आता है। अब जब मान लीजिए कि आपके पास है 7d, उसमें 6d बताया था, इसमें 7d ले लेते हैं। तो 7d, 7 - 2 - 1 कितना आ गया, 4। अब 4 बार इसको काटना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार काट दिया आपने। अब इसको ऐसे कर दीजिए, समझ गए? तो ये क्या हुआ, साई स्क्वायर वर्सेस आर। लिखिए इसको, ठीक है। अब एक और बचता है, वो क्या है, वो है साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर
डी आर वर्सेस आर। तो ये है क्या? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in particular volume around nucleus, पर्टिकुलर वॉल्यूम अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड स्फीयर है तो वॉल्यूम ले लिया हमने इसे। अच्छा, कुछ लोग एरिया भी बोल देते हैं इसको। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो हम लोग साई स्क्वायर का निकाल रहे थे बिल्कुल वैसे ही ग्राफ निकालना है। बस एस वाला जो आप इनफाइनाइट से चालू कर रहे थे वो भी ओरिजिन से चालू करना, मतलब यहाँ पे पी वाला, डी वाला, एस वाला सब ओरिजिन से चालू करना है। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल लेकर बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 6s है, तो रेडियल नोड कितना हो गया इसका? 6 - 0 - 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, अब ये एस भी यहां से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, बस इसमें फर्क ये होगा कि यहाँ पर एस भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बाकी कोई फर्क इसके अंदर साई स्क्वायर वाले और इसके अंदर कोई फर्क पी और डी इन सब में तो नहीं है। समझ गए? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हमने आज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।